तो हेलो गाइज, इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या किए थे, वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर यहाँ चैप्टर चल रहा था उसको हम लोग समाप्त कर चुके थे। प्रश्नावली संख्या 1.4 तक, यानी कि वहां तक आपका चैप्टर जो है समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी चैप्टर से किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव। अभी सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे क्योंकि 50 नंबर का वहां पे ऑब्जेक्टिव का बात है। अगर आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा कमांड कर लीजिएगा तो आप लोग अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। अगर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही कमांड रहेगा फिर भी आप लोग वहां से अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव कुछ हार्ड नहीं पूछता है। अगर आप लोग अच्छे से उस क्लास में पढ़े होइएगा तो आज के इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा आपको बिल्कुल माइंड में उतर जाएगा। यहां से आपको रटने का या याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल माइंड में उतार दिया जाएगा। तो यहां से हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ बताया जाएगा जो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। 2025 में अगर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका तैयारी यहाँ पे अच्छे से करा दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से वहां पे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ बगल में आपको शो कर रहा होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बारी बारी से यहाँ पे सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे उसका आंसर लाना है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे और सॉल्व कैसे करना वो भी सिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहला क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। क्या कह रहा है, सहअभाज्य संख्याओं का क्या होता है, मौसा होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ है, ए में 2 दिए हुआ है, बी में यहाँ पे 1 दिए हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सी में जो है 3 दिए हुआ है, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कह रहा है। सहअभाज्य संख्याओं यानी कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे कि सहअभाज्य होता क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सहअभाज्य संख्या एक संख्या से नहीं बनता है, वो 2 संख्या का एक समूह होता है। जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं 4 हो गया और 7 हो गया, ये सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य कहने का अर्थ क्या है कि इस दोनों में से जो भी यहाँ पे गुणनखंड आएगा वो कॉमन नहीं आएगा, यानी कि दोनों में मिलेगा ही नहीं, एक के सिवा और कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जब एक के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, मान लीजिए यहाँ से कहेगा कि 4 और 7 का मौसा कितना होगा, तो 4 और 7 का मौसा निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग निकालिएगा। तो यहाँ से मान लीजिए अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 करेंगे, 7 में से 4 यहाँ पे जाएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पे 4 करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 आएगा, फिर इस 3 को इसमें लाएंगे, यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कट गया। जहाँ पे कटता है जिससे लगाए रहते हैं यही क्या होता है, मौसा हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, 1 होता है। आप लोग हमेशा याद ही कर लीजिएगा क्योंकि सहअभाज्य संख्या में जो है ऐसा संख्या है जो 2 संख्याओं में एक के सिवा और कोई इसमें कॉमन ही नहीं होगा, यानी कि 4 7 हो गया, 5 7 हो गया, ये सब में कॉमन ही नहीं होगा। तो ये सब का जब भी आप लोग मौसा निकालिएगा तो वहां से मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है, आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया है। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21 66 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। यानी कि यहाँ से क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिए हुआ है 21 66 है, उसके बाद यहाँ मौसा भी दिए हुआ है। अब यहाँ से लौसा निकालना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिए हुआ है, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या दिए हुआ है, 21 66 दिए हुआ है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो 2 संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल कितना दिए हुआ है, 21 66 है। उसके बाद यहाँ से आपका मौसा भी दिए हुआ है, तो मौसा बराबर कितना है, 19 दिए हुआ है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, लौसा निकालने के लिए कह रहा है। तो लौसा निकालने के लिए यहाँ से आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है। क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, जैसे कि अभी भी आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ से होता है मौसा गुना लौसा होता है। क्या होता है, यहाँ पे मौसा गुना लौसा होता है। यहाँ पे 2 संख्याओं है, शॉर्ट हम लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिए हुआ है, ये भी दिए हुआ है, इसको निकालना है। तो यहाँ से आप लोग लौसा बराबर ये लिख सकते हैं, लौसा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहाँ से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बटा में क्या आ जाएगा, मौसा आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग समीकरण पढ़े होइएगा
तो आपको पढ़ाया गया होगा कि लौसा जब बराबर लिखेंगे तो मौसा इसके साथ गुना में है, जब बराबर की साइड आएगा तो इसके बटा में आ जाएगा यानी कि भाग में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या किए हैं, इधर भेज दिए हैं। लौसा बराबर क्या लिखे हैं, यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा लिख दिए हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लौसा बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिए हुआ है 21 66 दिए हुआ है। उसके बाद बटा के नीचे यहाँ मौसा दिए हुआ है, तो मौसा कितना है 19 दिए हुआ है। अब क्या करेंगे, दोनों को काट लेंगे, देखें कटने वाला है या नहीं। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 19 से कम 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 से कम 19 होगा। उसके बाद 2 इसमें आएगा 26 आएगा, फिर से लगाएंगे 19 से कम 19 आएगा। अब उसके बाद यहाँ से कितना बचा 7 बचा, उसके बाद 6 है यहाँ पे, तो 7 और 6 मिलेगा 76 हो जाएगा। तो 19 होगा कितना होगा 76 हो जाएगा, यानी कि 114 यहाँ से आ गया जो कि लौसा बराबर निकल कर आया है। यानी कि लौसा बराबर क्या हो जाएगा 114 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए हुआ है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि देखते जाना, इस प्रकार से आप लोग ये सब रफ में कीजिएगा। हम यहाँ पे आपको समझाने की वजह से फॉर्मूला लिखे हैं, लेकिन आपको इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इतना से इतना भाग दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ से 2 का क्या हो गया, सी हो गया। सी में जो है 114 दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है, यदि a बराबर कोष्ठक में दिए हुआ है 2 क्यूब गुना 3 गुना 5 है, और b बराबर कोष्ठक में दिया गया है 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7 है, उसके बाद तब लौसा a b क्या होगा। यानी से यहाँ से क्या पूछ रहा है, a और b दे दिए हुआ है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, a और b का लौसा क्या होगा, यानी कि a और b का यहाँ से क्या करना है, लौसा निकालना है। a का मान भी दे दिया है, b का मान भी दे दिया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में क्या दिए हुआ है, a बराबर यहाँ पे क्या दिए हुआ है 2 पे क्यूब है, उसके बाद यहाँ पे गुना 3 है, उसके बाद गुना कितना है 5 है, और यहाँ से b बराबर भी दे दिए हुआ है। b बराबर यहाँ से कितना है 2 पे पावर 4 है, गुना यहाँ से कितना है 5 है गुना 7 है, यानी कि 2 क्यूब गुना 3 गुना 5 है। उसके बाद यहाँ से क्या है 2 पे पावर 4 है गुना 5 है, उसके बाद यहाँ पे 7 है। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि लौसा जो है किसका निकालना है, a कॉमा b, यानी इसका अर्थ क्या है कि a और b का यहाँ से लौसा निकालना है। तो लौसा बराबर क्या होगा, अब ये निकालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ से भी ये हल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम लोग बराबर में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 2 पे पावर क्यू हो जाएगा, उसके बाद गुना यहाँ 2 लिख सकते हैं इसके बदले में, क्योंकि ये दोनों मिलाकर ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुना में 5 लिखेंगे, अब यहाँ से गुना में 7 लिख देंगे। थोड़ा सा सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला भी लिख लेंगे इसके सामने, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे 2 पे क्यू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 3 गुना यहाँ से 5 हो जाएगा। अब यहाँ से लौसा बराबर क्या होता है, देखेंगे दोनों में पहले क्या मिल रहा है। सबसे छोटा वाला से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों में से किसी एक को लिखना है, यानी कि मिलेगा अगर दोनों तो किसी एक को लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पे क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से गुना में ये भी तो 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि दोनों में नहीं मिल रहा है, मिलता तो एक ही को लिखते, लेकिन यहाँ पे अलग है तो अलग लिखेंगे। उसके बाद से 5 तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन उससे भी छोटा इसमें दिया गया है 3 है, अकेले है तो 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ से इस 5 में से 1 को लिख लेंगे। अब यहाँ से 7 बच रहा है अकेले, तो 7 को लिख लेंगे। अब यहाँ से लौसा को गुना कर लेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 पची कितना होगा 80 होगा। अब 80 में जब 3 से गुना करेंगे तो 240 आएगा, यानी कि 240 यहाँ से आ गया। अब 240 में 7 से गुना आप लोग कर लीजिएगा, क्या आएगा 0 आएगा, 7 चौका 28 का 8 आएगा, 7 दूना 14 तो 16 हो जाएगा, यानी कि 1680 आएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ से 1680 आ जाएगा, जो कि लौसा बराबर यहाँ पे निकल कर आ चुका है। अब देखेंगे यहाँ ऑप्शन कितना में दिए हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिए हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आप लोग इतना चीज को नहीं लिखिएगा, जब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की वजह से इतना सॉल्व किए हैं। अब आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि क्या कह रहा है कि m एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो जब धनात्मक पूर्णांक है ये, तो इसको m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो m बराबर यहाँ से 1 2 3 4 यानी डॉट डॉट इस प्रकार से जा सकते हैं, क्योंकि धनात्मक कह रहा है पूर्णांक कह रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा।
होगा? धनात्मक क्या कह रहा है? विषम पूर्णांक का रूप होगा, विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहां से हम लोग ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि ए में यहाँ पे क्या दिए हुआ है कि 4m है प्लस का 2 है, अब यहां से ए हो गया। बी में यहाँ पे क्या दिए हुआ है कि 4m प्लस 4 है, यानी कि 4m प्लस क्या है 4 है। अब यहाँ पे सी नंबर में क्या दिए हुआ है 4m प्लस 1 है, 4m प्लस 1 है। डी में यहाँ पे क्या दिए हुआ है इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी में क्या दिए हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्या कह रहा है एम एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। अब कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का इसमें कौन है? तो मान लीजिए अगर ए वाला लेते हैं तो ए वाला क्या हो जाएगा यहाँ से 4 गुना, अगर m के जगह पे 1 लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का 2 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे क्या होगा 4 एकम 4 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ अगर 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 लेंगे, 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। यानी कि ये तो सम आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या कह रहा है विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा ए नंबर नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। ऐसे तो आप लोग देखते ही बता दीजिएगा कि सी है, लेकिन मान लीजिए किसी को बनाने नहीं आ रहा है, किसी को समझाने नहीं आएगा, तो वहां पे आप लोग क्या कीजिएगा इस प्रकार से समझा सकते हैं। अगर यहाँ भी लेंगे 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 4 12 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी सम आ रहा है। लेकिन अब इसमें लेंगे 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि विषम आ गया। अगर 2 लेते हैं तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि विषम आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। अगर यहाँ पे सम आता तो सम क्या हो जाता ये और ये सम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है विषम, तो विषम के लिए ये सही हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या आपको पढ़ाया जा चुका है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसमें स्वयं और एक के सिवा और किसी संख्या से भाग न लगे, वो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिए हुआ है 27 है, उसके बाद यहाँ 35 दिए हुआ है, बी में 35 है, सी में यहाँ पे 13 है, और डी में क्या दिए हुआ है 56 दिए हुआ है। यानी कि ये ऑप्शन में दिए हुआ है ए है, बी है, सी है और डी है। कह रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को पढ़ाया जा चुका है कि एक और स्वयं को छोड़कर और किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। तो इसमें तो 9 से 3 से भाग लग जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी 5 से 7 से लग जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 13 है, 13 में 1 से और स्वयं से, यानी कि 13 में 13 से और 1 के सिवा और किसी से यहाँ पे भाग नहीं लगने वाला है, यानी कि ये सही हो जाएगा। 56 देखेंगे, 8 सते क्या होगा 56 होगा, 7 से भी लग जाएगा, 2 से भी लगेगा, उसके बाद यहाँ क्या होगा 8 से भी लग जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है इसका। यानी कि 5 नंबर में कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप लोग देखते हैं यहाँ पे टिक आउट कर लीजिएगा कि इसमें जो है एक और स्वयं के सिवा और किसी से यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 6 नंबर में यहाँ पे क्या दिए हुआ है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया जा चुका है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दिए हुआ है, जैसे कि ए में दिए हुआ है √17 है, ए में क्या है √17 है, उसके बाद बी में क्या दिए हुआ है √100 है, उसके बाद यहाँ पे √4 दिए हुआ है, उसके बाद क्या दिए हुआ है √16 है, उसके बाद प्लस का रूट कितना है 25 है। यहाँ से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ से अगर आप लोग सही से पढ़े होइएगा तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, लेकिन मान लीजिए आपको बनाने नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। देखें कौन इसमें रूट से बाहर निकलने वाला है, कौन रूट के अंदर रहने वाला है। जो रूट के अंदर ही रह जाएगा नहीं टूटेगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 17 है, 17 को तो बाहर नहीं निकाला जा सकता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से पहले वाला ही जब अपरिमेय संख्या हो गया, यहाँ पे आगे का चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ जो है 100 को हम लोग लिख सकते हैं √10 गुना 10। जब 10 गुना 10 लिखेंगे तो यहाँ से जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में रहता है जोड़ा संख्या, तो यहाँ से एक संख्या बाहर आ जाता है, यानी कि 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों रूट के अंदर में है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, उसके बाद 25 का यहाँ से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि ये भी निकल गया रूट से बाहर, कितना हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा। सब रूट से बाहर यहाँ पे निकल गया है, तो यहाँ से यही एक बाहर नहीं
निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। आगे का प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक यानी कि क्या होता है, पावर जो होता है, मान लीजिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है, जो स्क्वायर ऊपर 2 लिखा रहता है वही उसका घातांक हो जाएगा, यानी कि पावर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह रहा है, 144 का भाज्य गुणनखंड, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर में क्या कह रहा है, 144 का भाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग 2 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। भाज्य गुणनखंड कह रहा है यानी कि क्या है, उसको हम लोग टुकड़ा टुकड़ा तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए यही एक उपाय है कि यहाँ पे एलसीएम टाइप से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, अब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से लगाएंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 होगा। अब यहाँ 3 से लगाएंगे 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 2 के घातांक यानी कि 2 के पावर यहाँ पे कितना आना चाहिए। तो 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना में दिए हुआ है, सी में दिए हुआ है। तो सी में जो 4 दिया है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 का ही सिर्फ पूछ रहा है। अगर 2 का नहीं पूछता, अगर 3 का यहाँ से पूछ देता तो यहाँ से 3 का स्क्वायर हो जाता, 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि 2 यहाँ से आंसर हो जाता। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 2 का पूछ रहा है, तो यहाँ अगला क्या आया है उससे मतलब नहीं है। 2 देखेंगे कितना बार आया है, तो उसका घातांक यानी कि घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिए हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। इससे पहले क्या था, अपरिमेय संख्या, अब यहाँ पे आ गया है कि परिमेय संख्या। तो आइए अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है 8 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन में यहाँ पे दिए हुआ है, रूट के अंदर में है 1/144 है। उसके बाद आगे यहाँ पे क्या दिए हुआ है, रूट अंडर 50/, यहाँ पे 500 दिए हुआ है। अब यहाँ पे ये तो ए में है, ये बी में है। अब यहाँ पे सी में क्या दिए हुआ है, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे रूट अंडर 32 है। अब डी में यहाँ पे देखेंगे क्या दिए हुआ है, डी में यहाँ पे है 5 + √5 है। क्या है यहाँ पे 5 + √5 है, यानी कि इस प्रकार से यहाँ से क्या दिए हुआ है, ऑप्शन दिए हुआ है। अब यहाँ से ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं कह रहा है, परिमेय कह रहा है। तो परिमेय क्या हो जाएगा, जो इसमें से रूट से बाहर आ जाएगा, बिना रूट के जो सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा वही हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ए को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ए को अगर लिखेंगे रूट अंडर 144 है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12 × 12, क्योंकि 12 × 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। मान लीजिए इतना आप लोग सोच नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं। 2 से लगाएंगे 72 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 18 होगा, 2 से लगाएंगे 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 होगा। अब यहाँ 3 से लगाएंगे 1 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये सब रूट के अंदर में आने वाला है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यानी गुना में होगा। फिर यहाँ से 3 बाहर आएगा तो 3 लिखेंगे, तो 2 दूना 4 3 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी कि यहाँ से भी वही आएगा और इधर से भी वही आएगा, दोनों प्रक्रिया से आपका वही आने वाला है। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 है तो 1 × 1 भी लिखेंगे तो कोई फर्क यहाँ से नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। लेकिन आपको समझाने की वजह से यहाँ पे 1 × 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ से जोड़ा इसका भी बन रहा है, तो 1 बाहर आ जाएगा, इससे जोड़ा बन रहा है तो 12 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/12 आ गया, यानी कि P/Q के रूप में आ गया। जब P/Q के रूप में आ जाए तो वहां से वो परिमेय संख्या हो जाता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये एक क्या हो गया, परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका सही हो गया। अब आगे आप लोग सॉल्व कीजिए या ना कीजिए, बात एक ही है। यहाँ पे अगर आपको समझना है तो सॉल्व कर सकते हैं। ये रूट से बाहर नहीं आने वाला है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ से 5 × 5 5 दाएं के 50 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 1/10, ये भी बाहर नहीं आने वाला है। यहाँ से ये तो देखते ही लग रहा है कि ये बाहर नहीं आएगा, यानी ये सब गलत हो जाएगा। परिमेय संख्या के लिए ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ से 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, यानी कि फिर से पूछ दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 9 नंबर में अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के लिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज है। क्या दिए हुआ है, 91 है, ए में 91 है, उसके बाद यहाँ पे 213 है, उसके बाद क्या दिए हुआ है, 41 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 501 है। यानी कि यहाँ पे ए में ऑप्शन ये है और बी में ये दिए हुआ है, सी में ये है और डी में यहाँ पे ये दिए हुआ है। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि अभाज्य संख्या क्या है, तो 91 के लेते हैं, तो 13 × 7 = 91, यानी 7 से भी लग जाएगा, 13 से भी लग जाएगा, ये नहीं होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है,
बार बार आपको रिपीट यहाँ पे किया जा रहा है। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक और स्वयं के छोड़कर और किसी से भाग न लगे, वो होता है अभाज्य संख्या। तो यहाँ से ए जो है गलत हो गया क्योंकि अन्य संख्या से इसमें भाग लग जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बी में 213 है तो देखेंगे इसमें कितना से लगने वाला है, इसमें 3 से लग जाएगा क्योंकि 2 1 3 3 3 6 6 में जब 3 से लगेगा तो इसमें भी 3 से लग जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अब 41 को देखेंगे तो 41 में जो है किसी संख्या से भाग लगने वाला नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या यही हो जाएगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, 501 है यानी कि 5 1 6, इसमें भी 3 से लग जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से अभाज्य संख्या कह रहा है। तो अभाज्य संख्या आपको बताया जा चुका है, एक और स्वयं को छोड़कर और किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इससे पिछले बार ये सब पढ़ाया जा चुका है। इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग बिल्कुल माइंड में बैठा कर रखिएगा, हो सके तो आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन उसमें आता है। आप लोग सोचते हुए कि क्वेश्चन नहीं टकरता है, तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 36 को सॉल्व करके दिखा दिए हैं, तो जरूरी नहीं कि वहां पे 36 ही रहेगा, 36 के जगह पे वहां पे 44 दे देगा, 50 दे देगा, यानी कि वहां पे डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन वहां पे चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन वहां पे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझते जाइए। यहाँ से अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत और अशांत आप लोगों को 1.4 में यानी कि प्रश्नावली संख्या 1.4 जो पढ़ाया गया है उसमें पूरे अच्छे से बताया गया है। अगर आप लोग नहीं पढ़े होइएगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है, जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा वहां से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, 23/50 है, तो यहाँ 23/50 लिखेंगे। अब बी में यहाँ पे क्या दिए हुआ है, 39 बटा कितना है, 243 है, तो 39/243 लिख दिया। अगला क्या है यहाँ पे सी नंबर में 25/1600 है, क्या है 25/1600 है। अब यहाँ पे डी में कितना दिए हुआ है, डी में यहाँ पे है 13/625। अब यहाँ से क्या कह रहा है, अशांत कह रहा है, निम्नलिखित में क्या कह रहा है, अशांत। तो हम लोग एक नंबर से चेक करना शुरू करेंगे कि यहाँ पे क्या है 23/50 है, तो इसको पहले देखें कटने वाला है या नहीं। तो ये तो नहीं कटने वाला है क्योंकि यहाँ पे क्या है 23 से 50 है, तो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, यानी कि 50 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले 2 से लगाएंगे 25 होगा, फिर 2 से नहीं लगने वाला 5 से लगेगा, क्या जाएगा 5 5 25, 5 से लगाएंगे 1 आ जाएगा। यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग 2 गुना 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके बदले में 5 2 बार आया इसलिए स्क्वायर लिख दिए हैं। तो ये अब आ गया 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में, क्या आ गया 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप में। जब भी आएगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा फिर भी शांत होगा, या दोनों मिलकर आएगा फिर भी शांत होगा। इस दोनों के सिवा और कोई नहीं आना चाहिए, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि अशांत क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये तो इसके हिसाब से गलत हो गया, ये शांत हो रहा है। अब अगला यहाँ पे क्या है 39/243 है, तो फिर देखें कटने वाला है या नहीं। तो ये तो कट जाएगा, 3 से 13 हो जाएगा, 13 3 39, 3 से इसको काटेंगे कितना होगा 81 हो जाएगा। अब फिर देखें कटने वाला है या नहीं, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 13/81 आ रहा है। जब 81 को हम लोग तोड़ेंगे इस प्रकार से तो यहाँ से क्या होगा 3 तिहाई 9 होगा, 9 3 27 होगा, 27 3 81 होगा, यानी कि 13/3 पे पावर कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से इसके रूप का नहीं है तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, यानी कि यहाँ से मिल गया अशांत। फिर भी हम लोग आगे चेक करके देखेंगे अगला क्या आएगा। यहाँ पे ये क्या आ गया अशांत आ गया, यानी कि इसके हिसाब से ये सही है। फिर भी आगे संतुष्टि के लिए हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा तो जो आपका आंसर आएगा आप लोग उसी को भर दीजिएगा, बस आपको आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको आंसर से मतलब है। आंसर आ गया यहाँ पे पता चल गया कि अशांत है तो बस इसी को भर देना है। लेकिन फिर भी हम लोग अगला चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे, पहले 5 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 3 15 होगा, 5 दूनी 10 और 0 यहाँ पे आ गया, यानी कि फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 होगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 2 बचा 2 इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद 5 चौका 20 यानी कि 64 आ गया, यानी कि यहाँ से 1/64 आ रहा है। तो 64 को जब तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 ही आएगा, 2 के सिवा कुछ आएगा ही नहीं। तो हम क्या बोले हैं कि 2 आ जाए तब या 5 आ जाए तब, दोनों में से अगर एक भी रहेगा तो वो शांत हो जाएगा, या दोनों रहेगा फिर भी शांत होगा, दोनों के सिवा और कोई नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा शांत होगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत हो गया, ये शांत हो गया। अब यहाँ से इसको करेंगे तो इसमें सिर्फ 5 5 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, इसको इस प्रकार से कीजिएगा, इसमें 5 5 के सिवा कुछ आएगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके
हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये शांत हो रहा है। अगर सिर्फ 5-5 आ जाए तो ये शांत हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे आपको इतना स्लो नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या किया गया है, पूरे डिटेल के साथ समझाया गया है, लेकिन आप लोग वहां पे स्पीड में सॉल्व कीजिएगा और डायरेक्ट आंसर पे आपका फोकस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर से मतलब है, सोल्यूशन से वहां पे मतलब नहीं है। बस आप लोग जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके वहां पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अब अगला क्लास में हम लोग इसी प्रकार के VVI क्वेश्चन सबको पढ़ेंगे जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला होगा, वही सब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।